एक नए वीडियो को लेकर फिर से उपस्थित हो गए हैं आप लोगों के बीच में। आज का टॉपिक होगा गुप्त साम्राज्य और आप लोग देख रहे हैं या तो आप सिद्धार्था जॉब पॉइंट नामक फेसबुक पेज पर या फिर सिद्धार्था जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे गुप्त साम्राज्य जो स्वर्ण युग था और इसके कैसे हम यहाँ से जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। गुप्त काल के जो प्रमुख राजा हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। फिर गुप्तकालीन समाज भी देखेंगे, सामाजिक एवं धार्मिक कैसा चल रहा था उस समय, मूर्ति कला और चित्रकला क्या चल रहा था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कैसे चल रही थी। इसके अलावे इसमें हम लोग जिक्र करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन के रूप में जो केंद्रीय स्तर पर प्रशासन है, प्रांतीय स्तर पर प्रशासन, जिला स्तर पर प्रशासन, स्थानीय स्तर पर प्रशासन जिसमें नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, प्रशासन संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या थी, राजस्व के क्या स्रोत थे। इसके अलावे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे गुप्तोत्तर काल में जो पुष्यभूति वंश उत्कर्ष पर पहुंच गया था, चरमोत्कर्ष पर, उस पुष्यभूति वंश को भी देख लेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और एक और बता दें आपको कि यदि आप सीटेट 2024 जनवरी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ पर आपको ज्योग्राफी नामक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप ज्योग्राफी से संबंधित जो सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे वीडियोस बनाकर हम डाले हुए हैं। इसके अलावे जो एमसीक्यूज़ है उस एमसीक्यूज़ को भी आप सीटेट में कर लीजिएगा जो प्रीवियस ईयर है, तो आपका सवाल हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कतई छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गुप्त साम्राज्य के जानकारी का स्रोत क्या है, ये मुख्य रूप से अभिलेख तथा सिक्के जैसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का एक अभिलेख है विल्सण अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, इनसे हमको गुप्तकालीन शासकों के बारे में पता चलता है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति के बारे में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इतिहास के स्रोत में भी, और इसी से हमको इन सभी राजाओं गुप्तकालीन राजाओं के बारे में पता चलता है। इसके अलावे विदेशी यात्रियों के विवरण भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे कि इसी काल में फाहियान आते हैं जो चीनी यात्री थे, वैनसांग आते हैं जो हर्षवर्धन के काल में आते हैं। तो उस समय ये दोनों क्या करते थे, ये लोग मुख्यतः जो है बौद्ध धर्म यानी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ के अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के बारे में भी लिखते हैं। गुप्त वंशीय लोग धारणा गोत्र के थे, माना जाता है कि गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि जो कुषाण वंश थे, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था और कनिष्क को सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो पहले यही गुप्त लोग क्या थे कि कुषाणों के सामंत थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के प्रतिमा, देखिए इसके एक अभिलेख में है जो कि इसका एक वंशावली, गुप्त काल के वंशावली का जिक्र होता है, जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के पितामह और जिसको परदादा कहते हैं, परदादा के पिता, दादा, पिता और माता के बारे में पता चलता है। गुप्त काल के जो प्रमुख राजा हुए उसके बारे में देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट जो है यानी इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी एक छोटे से क्षेत्र से हुआ था और इस वंश का जो संस्थापक है कौन है, श्रीगुप्त है, जिसने 240 से लेकर 280 तक शासन किया था और इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। गुप्त काल के जो प्रमुख या प्रसिद्ध राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 319 से लेकर, आप इसको नोट करके रख लीजिए, बाद में आपको थोड़ा इजी लगेगा समझने में, पढ़ने में भी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक, समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त द्वितीय ये बहुत फेमस शासक हुए जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, 380 से 412 ईस्वी में, और कुमारगुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 455 ईस्वी में 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। देखिए यहाँ पर इतने चंद्रगुप्त हैं ना कि इतिहास में आप उलझ जाइएगा। एक पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के शासक थे, और दूसरा जो गुप्त वंश के ही चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय हुए।
यहाँ तो मोदी जी जब बिहार दौरा में किए थे, बिहार दौरा पर गए थे, तो वहाँ इसी चंद्रगुप्त मौर्य के कारण वो उलझा गए। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्या गलती किए थे इतिहास में, आपको अभी पकड़ में नहीं आएगा, सुनिएगा। तो जब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा कि मोदी जी जो गलती किए थे इतिहास का भाजन करने में, इतिहास का जो विश्लेषण करने में बिहार दौरे में, तो वो कहाँ चूक थी, क्या गलती थी, रटाया था या फिर गलत हो गया था। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य में आपको मोदी जी बनना नहीं है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, एकदम ये सिस्टम में है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन 319 से लेकर 335 ईस्वी तक चलता है। देखिए, ये चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इसी घटोत्कच का पुत्र था, यानी इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो है, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच हुए, और ये घटोत्कच हुए, और इस घटोत्कच के बाद जो है ये प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम हुए। देखिए, इतिहास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय इसलिए लिखा जाता है कि चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य थे तो वो एक पहला थे, उसका मतलब स्वतंत्र नाम हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, तो एक चंद्रगुप्त हो गया। अब उसके बाद जो भी चंद्रगुप्त नामक राजा हुए वो प्रथम हो गए। उसके बाद के शासनकाल में जो फिर चंद्रगुप्त नाम के राजा आए कहीं भी, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए। मान लिया जाए कि अब और कहीं चंद्रगुप्त राजा का जिक्र हो जाए तो वो चंद्रगुप्त तृतीय होगा। तो उसका नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं था, उसको हम लोग इतिहासकार लोग क्या करते हैं, डिनोट करने के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय करते हैं। गुप्तों में सबसे पहले शासन चंद्रगुप्त प्रथम का मिलता है, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यानी जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है, किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। देखिए, एक शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, और दूसरा चला था गुप्त संवत, ये चला था 319 से 320 ईस्वी के बीच में गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी परिवार, मिथिला की राजकुमारी कुमार देवी से वैवाहिक संबंध बनाकर अपना अपार ताकत तथा वैभव से संपूर्ण गंगा की उपजाऊ घाटी पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। यानी जो लिच्छवी थे, लिच्छवी की एक परिवार थी, उसी राजकुमारी से शादी कर लेता है ये चंद्रगुप्त प्रथम, और जो गंगा घाटी, गंगा के आसपास उपजाऊ भूमि होता है, उस पर अपना क्षेत्र का विस्तार कर लेता है। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपलब्धि धारण की। अब देखिए, यहाँ महाराजाधिराज की उपलब्धि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने मगध, प्रयाग तथा साकेत जिसको हम लोग आज क्या कहते हैं, अयोध्या कहते हैं, इसी अयोध्या का नाम था पहले साकेत, तक शासन किया। अंततः अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपनी उत्तराधिकारी बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिए। तो ये भी उसका पुत्र हो गया। देखिए, इसका वंशावली स्पष्ट है, पहला है श्रीगुप्त, उसके बेटा थे घटोत्कच, तीसरा हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद हो गया समुद्रगुप्त। आप उम्मीद करते हैं कि आप वो नोट किए होंगे। अब ये समुद्रगुप्त जो है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक हो गया था। इसको एक इतिहासकार थे विसेंट, इस विसेंट क्या कहते हैं कि समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन है। समुद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ, और इसे जो है ये कवि राज की उपाधि प्रदान की। कवि राज इसलिए कहा जाता कि ये कविता हो गया, संगीत हो गया, विद्या में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे, और इसके कई सिक्कों पर जो है वीणा वादन करते हुए, इसका सिक्का भी है। क्वेश्चन पूछता है कि किस गुप्त शासक के सिक्कों पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। वह संगीत एवं विद्या का संरक्षक भी था, इसके सिक्कों पर इसे बीना बजाते हुए दर्शाया गया। अब देखिए, ये जो क्षेत्र था आप देख रहे हैं ये समुद्रगुप्त का है, ये पूरा उत्तर भारत के अलावा ये दक्षिण के 9 और 12 शासकों, उत्तर के 9 राजा और दक्षिण के 12 राजाओं को ये हराए थे। तो देख लीजिए, दक्षिण के एकदम किनारे इस क्षेत्र पर हराए हुए थे। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों तथा दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार उत्तर भारत में जम्मू तथा कश्मीर से नर्मदा नदी तक, ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी तक है, यानी ये कश्मीर है, कश्मीर से लेकर नर्मदा नदी तक, और पूर्व में असम से लेकर गुजरात तक, पूर्व में यहाँ असम है और असम से लेकर गुजरात तक इसका फैला हुआ था।
समुद्रगुप्त एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। श्रीलंका नरेश मेघवर्मन के साथ उनके अच्छे संबंध थे। श्रीलंका का जो नरेश था इसके साथ भी देखिए यहाँ तक जीतते हुए ये आ गया था, तो इसके साथ अच्छे संबंध थे वे मेघवर्मन। और उसी मेघवर्मन ने क्या करता है कि ये समुद्रगुप्त से एक आदेश लेता है कि भाई गया में हमको एक बौद्ध मठ बनाना है, और उसको मिल भी जाता है। अब जो इसके बाद जो शासक बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं। अब देखिए ये विक्रमादित्य के अलावे आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह सकते हैं, इतिहासकार ये कहते हैं। तो ये 380 से 412 तक शासन किए। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसके शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। इस समय क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ये समुद्रगुप्त जो जितने भी क्षेत्र बढ़ाए थे अब और विस्तार हो गया। यहाँ के बाद विस्तार गुप्त वंश का रुक जाता है, धीरे धीरे कुछ क्षेत्र स्वतंत्र होने लगते हैं, लेकिन यहाँ इसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुँचता है। देखिए कई अन्य नाम से जाना जाता है देवगुप्त, इसको कई नाम से देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये कई नाम से इसको जाना जाता है। समुद्रगुप्त में अपने राज्य का विस्तार उत्तर भारत में जम्मू तथा कश्मीर से नर्मदा नदी तक और पूर्व में असम से लेकर गुजरात तक किया ही था, जो समुद्रगुप्त का शासन था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध और युद्ध नीति दोनों का सहारा लिया। उस समय के शासक क्या करते थे कि मेरा साम्राज्य बढ़े, इसके लिए वो दो नीति अपनाते थे। एक वैवाहिक संबंध, जो आसपास के राजा होते थे विवाह कर लेते थे उनके बेटे बेटियों या बेटी से या फिर बहन से, और उसको दहेज के रूप में कुछ क्षेत्र या भूभाग मिल जाता था, इस तरह उसका क्षेत्र बढ़ जाता था। दूसरा क्या होता था कि ये आक्रमण करते थे, युद्ध में उसको हरा कर अपने राज्य में उनके राज्य को जीतकर मिला लेते थे। उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। ये विक्रमादित्य जो थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एक वकाटक नरेश थे रुद्रसेन। इसी रुद्रसेन से अपनी बेटी जो प्रभावती गुप्त थी उसी से शादी कर दिया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी में बनाया। उस समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी प्रमुख विद्या के केंद्र थे। यानी जब ये नरेश मर गया तो अब क्या किया कि इसने जो है मृत्यु के बाद दूसरी राजधानी इसी उज्जैनी को अपने संरक्षण में देखभाल करने के लिए ले लिए थे। शकों को पराजित करने की याद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष चांदी के सिक्के जारी की। अब यहाँ पर देखिए शक जो हैं हमेशा आक्रमण करते रहते थे, तो शक को जब हराए तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और ओरिजिनल विक्रमादित्य यही हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। जब इन्होंने शकों को पराजित किया तो इसके खुशी में, अपने खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए और फिर ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे दिल्ली में जो स्थित महारौली स्तंभ है, वो महारौली स्तंभ लोहे का बना हुआ है और आज तक उसी काल का बना हुआ है, जो चंद्र नामक राजा का उस पर उल्लेख भी है, और इतिहासकार मानते हैं कि ये इसी चंद्रगुप्त द्वितीय का है, और आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। सूची विज्ञान उस समय भी प्रगति पर था। लौह स्तंभ जिस पर चंद्र उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, और ये 399 से लेकर 414 तक रहा था। लगभग 15 वर्ष तक ये भारत में रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, जिसे नवरत्न भी कहा जाता है। अब देखिए 9 मंडली थे, ये विद्वानों का संरक्षण करते भी थे। तो चंद्रगुप्त पहले थे कालिदास, ये महान कवि और लेखक थे। अमर सिंह कोषाध्यक्ष थे। वेताल भट्ट ये जादूगर थे। धनवंतरी ये चिकित्सक थे। वररुचि ये व्याकरणविद थे। शंकु ये वास्तुकार थे, बिल्डिंग वगैरह का वास्तुकार थे। घटक करपर ये कवि थे। छपनक खगोल शास्त्री थे। एक और थे ये ब्राह्मीर, जो खगोल शास्त्री थे। तो इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। अगला शासक है कुमारगुप्त, जो महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। ये 414 से 454 ईस्वी के बीच में शासन किया। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि गुप्त शासकों में सर्वाधिक सिक्के किस शासक के मिलते हैं? तो कुमारगुप्त के। इसके सिक्कों पर सर्वप्रथम शिव पार्वती को पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया।
यानी ये जो सिक्का ढलवाया उस पर शिव पार्वती पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको ऑक्सफोर्ड और महायान बौद्ध कहा जाता है। यहाँ विदेश से पढ़ने के लिए यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में, तो गुप्त काल में। यदि इसी को पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के काल में, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में। तो यानी कुमारगुप्त ने ये नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किए थे। स्कंदगुप्त ये 400 इसके बाद शासक हुआ स्कंदगुप्त, जो 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किए। स्कंदगुप्त के द्वारा शासन की बागडोर संभालते ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। ये स्कंदगुप्त जो थे ना, ये परेशान थे हुन के आक्रमण से, और हुन के आक्रमण का ही परिणाम था जो गुप्त साम्राज्य का पतन भी होने का कारण बना। हुनों पर स्कंदगुप्त की सफलता का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है? स्कंदगुप्त से। और इसमें पहली बार हुन क्या करते हैं, हार जाते हैं स्कंदगुप्त से। गुप्त ने गिरनार पर्वत पर, ये जो स्कंदगुप्त थे इसी ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में, गुजरात के गिरनार में जो है सुदर्शन झील बनवाए थे, उस झील का फिर से ये पुनरुद्धार करवाए थे। किसने? स्कंदगुप्त ने। प्रशासनिक सुविधा के लिए इसने अपनी राजधानी को अयोध्या हस्तांतरित किया। यानी अयोध्या इसके काल में राजधानी कहाँ हो गई? स्कंदगुप्त के समय अयोध्या में हो गई। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था, उसके पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्तों के पतन का प्रमुख कारण हुनों का आक्रमण माना जाता है। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त, और ये हुन का आक्रमण जारी रहा। हुन के आक्रमण से परेशान हो गया और लास्ट में क्या होता है कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो थोड़ा सा हुन आक्रमण देख लेते हैं। हुनों का भारत पर प्रथम आक्रमण हुन शासक तोरणमान के नेतृत्व में हुआ था। जो हुन के शासक थे तोरणमान, उसी के लीडरशिप में हुआ था। स्कंदगुप्त के समय, जब ये स्कंदगुप्त थे इसी के समय से शुरू हुआ था, लेकिन तब उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बाद में भी हुन भारत पर आक्रमण करते रहे। इस तरह से गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया और इस तरह से उसका शासन खत्म हो गया, गुप्त वंश। तो ये गुप्त वंश का हम लोग प्रशासन देख लेते हैं। बड़ा सिस्टम अच्छा था इसका शासन का। तो गुप्तकालीन प्रशासन साम्राज्य को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था। एक भुक्ति, जो प्रांत, जो भुक्ति था उस समय, भुक्ति यानी प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। जिला के रूप में बटा हुआ था, उसको विषय कहा जाता था। जो उपजिला था, जो कई गांवों का समूह था, उसको पे कहा जाता था। और गांव जो होते थे उसको ग्रामिका या महतर कहा जाता था। और प्रशासन की प्राथमिक इकाई या छोटी इकाई थी गुप्त वंश में। राजा की सहायता के लिए मंत्री और आमतियों को नियुक्त किया गया था। अब राजा सलाह दे, अभी भी क्या है, कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसको सलाह देने के लिए क्या करता है, एक मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है। उसी तरह मंत्री और आमतियों को नियुक्त किया गया था। कुमारामात्य राजा द्वारा नियुक्त महत्वपूर्ण पद था, जो साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते थे। यानी गुप्त काल में सबसे बड़े अधिकारी कौन होते थे? कुमारामात्य। ये सबसे बड़ा अधिकारी होते थे। केंद्रीय अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। अब यहाँ से नगद वेतन, पहले क्या था कि जमींदारी दे देता था, सामंतवादी व्यवस्था चल रहा था। लेकिन यहाँ क्या होता था कि अब जो है नगद वेतन, केंद्रीय अधिकारी को नगद वेतन दिया जाने लगा। चांदी के सिक्कों को रुपयक तथा सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? रुपयक। उसी से आजकल हमारा रुपया है। और चांदी के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। और कई देशों में, एशिया के कई देशों में चांदी जो सिक्का है उसका दिनार अभी भी कहा जाता है। गुप्तकालीन प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा था। केंद्रीय प्रशासन में अनेक विभाग थे। विभाग क्या था कि महादंडनायक, ये सबसे बड़े पोस्ट होते थे। और न्यायाधीश का विभाग इसके पास था। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन? दंडपाशिक, दंड देने वाला काम पुलिस का, इसे भी याद रख सकते हैं। और महाबलाधिकृत सेना का सेनापति होता था। भंडागाराधिकृत राजकोष का, देखिए भंडार है तो राजकोष का आधिकारिक। संधि विग्रहिक, ये संधि विग्रहिक
जो थे युद्ध तथा संधि के विषय में संबंधित थे। जब दूसरे देशों से किसी से युद्ध होना होता था या फिर संधि करना हो तो उसका ये मंत्री कहलाता था, संधि विग्रहिक। तो ये प्रमुख उसके शासन में विभाग, जो केंद्रीय प्रशासन था, प्रमुख विभागों में विभक्त था। शासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें भुक्ति प्रदेश या भोग भी कहा जाता था। तो हम लोग देखे थे कि भुक्ति को विभाजन किया था, जो प्रांत था इसको प्रदेश, भोग भी कहा जाता था। प्रांतीय शासकों को उपरीक, प्रांतीय शासक यानी जो भुक्ति में शासक होते थे उसको उपरीक, गोप्ता, भोगपति तथा राज स्थानीय कहा जाता था। यानी जो प्रांत में शासन करते थे, भुक्ति में जो शासन करते थे, उसके शासक को कहा जाता था उपरीक या गुप्ता या भोगपति या राजस्थानीय। भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में किया गया था। इन जिलों को विषय कहा जाता था। यानी गुप्त काल में जिला को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। और इसके सर्वोच्च अधिकारी जो होते थे ये विषयपति कहलाते थे। गुप्त काल में जो है स्थानीय स्तर पर भी शासन था, लोकल गवर्नमेंट भी था, आज भी है पंचायती राज, यह स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय शासन है। तो नगर प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारी को पुरपाल, नगर रक्षक या द्रांगिक कहा जाता था। यानी जो नगर प्रशासन, कोई नगर होता था उसका हेड होता था पुरपाल, नगर अध्यक्ष या नगर रक्षक या द्रांगिक। नगर परिषद के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। नहीं, अभी भी हम लोग देखते हैं कि जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं उसको जिला परिषद अध्यक्ष भी कहा जाता है। बड़े बड़े महानगर में मेयर होता है, तो उसी तरह नगरपति कहलाते थे। ग्राम स्तर पर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या ग्रामिक था, जिसकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी। अब गांव पर ग्रामपति होता था और एक पंचायत होती थी और उसके कार्यों में सहयोग करते थे। राजा का पद राजतंत्रात्मक तथा वंशानुगत था। देखिए कि ये राजतंत्रात्मक या वंशानुगत जो है उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हो गया था। राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत भी चलना शुरू हो गया था। मतलब अब लोगों के माइंड में, जेहन में ये भरा जा रहा था कि राजा का जो निर्माण है, राजा जो बनाया जा गया है, ये ईश्वर की देन है। ईश्वर अपने दूत के रूप में राजा को भेजा है। ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ और यहाँ आते आते गुप्त काल में भी ये राजतंत्रात्मक कायम रहा और वंशानुगत था। मतलब राजा का बेटा राजा ही बनता था। और मुख्य रूप से राजा अपने बड़े पुत्रों को युवराज घोषित करता था। मतलब कि अब युवराज घोषित कर दिया, कोई अंतिम अवस्था में है कोई शासक, युवराज घोषित कर दिया कि मेरा फलाना बड़ा बेटा अब युवराज होगा, आने वाला समय में राजा वही होगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद भी अनुवांशिक हो गए थे। ये राजा ही अनुवांशिक नहीं हो गए थे, कई पद थे। जैसे कि कवि हरिसेन थे, अपने पिता की तरह महादंडनायक था। तो हरिसेन के पिता दंडनायक थे, तो ये भी दंडनायक बन गए थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे। जैसे हरिसेन महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य तथा संधि विग्रहिक भी था। यानी जिसके पास 3 मंत्रालय था, महादंडनायक भी थे, कुमारामात्य भी था और संधि विग्राहिक भी था। कौन? हरिसेन। क्वेश्चन पूछ देगा कि गुप्त काल में महादंडनायक, कुमारामात्य और संधि विग्राहिक तीनों के पोस्ट पर कौन थे? तो ये कौन थे? हरिसेन। अब स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन होता था, यह स्थानीय स्तर पर प्रधान व्यक्ति कौन कौन थे? नगर श्रेष्ठी। यानी देखिए ये क्वेश्चन मैचिंग वाला सीटेट में पूछा हुआ है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी था। ये क्या करते थे कि ये किसी को सूद पर या ब्याज पर लोन देते थे, ऋण देते थे, ये नगर श्रेष्ठी कराते थे, श्रेष्ठी। सार्थवा, ये व्यापारियों के काफिले का नेता। अब व्यापारी जब काफिले में उस समय चलते थे, घोड़ा हो, ऊँट हो, पैदल हो, बैलगाड़ी पर चलते थे, तो उसका जो एक सरदार होता था, हेड होता था, उसको कहा जाता था सार्थवा। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार थे। मुख्य शिल्पकार जो थे वो क्या थे? प्रथम कुलिक कहलाते थे। और लिपिकों का प्रधान, जो लिखा पढ़ी करने वाला होता था, वो कायस्थ होते थे। तो ये 4 पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण थे स्थानीय स्तर पर। यानी मुख्य बैंकर नगर श्रेष्ठी, सार्थवा व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार, कायस्थ लिपिकों का प्रधान। उस समय जो है ये कर के रूप में ये सब प्रचलन में था। भाग, राजा को भूमि के उत्पादन से प्राप्त उपज का 1/6 यानी जो कर था उस कर को भाग कहा जाता था और यह उपज का 1/6 मिलता था।
भोग राजा को हर दिन फल फूल एवं सब्जियों के रूप में नहीं, भोग के रूप में चढ़ाते थे। जनता, आम जनता भी फल हो, फूल हो या सब्जी हो राजा को भेंट के रूप में चढ़ाते थे, तो वो भोग कहलाता था। प्रणय कर ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य या स्वेच्छा एक तरह का चंदा था। कोई विशेष फंक्शन वगैरह होता था तो प्रणय कर होता था, चंदा के रूप में जो जनता पर लगाया जाता था। उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, क्योंकि देश के हर कोने के मार्ग से उज्जैन की ओर आती थी। और ये गुप्त काल में उज्जैन जो था, हर कोने से चारों तरफ के राजाओं के काफिले व्यापारी के रूप में वहाँ आते थे, अलग अलग क्षेत्र से भी आते थे और उज्जैन में मिलते थे। तो इस तरह क्या हुआ कि उज्जैन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर बन गया था। स्थानीय स्तर पर गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति व प्रशासन, गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति क्या था कि गुप्तकालीन समाज परंपरा 4 वर्णों में विभक्त था। परंपरा के अनुसार से हम लोग देखें कि 4 वर्ण का विभाजन ऋग्वैदिक काल में हो गया था, लेकिन वो क्या था, कर्म के आधार पर था। और उत्तर वैदिक काल में जो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, ये 4 वर्ण जाति के आधार पर हो गया कि उस जाति में जन्म लिया, अब वही होगा चाहे वो कर्म करे या ना करे। ये व्यवस्था मौर्य काल में भी था और गुप्त काल में भी ये परंपरा बना रहा। ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर मिले ग्राम अनुदान था। इस समय ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि विवेक से किया गया, राजाओं के पास से दान में गांव का गांव ले रहे थे और उसमें उसकी ज़मीन हो जाती थी, टैक्स वगैरह वसूलते थे। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही, यानी ब्राह्मणों को गुप्त काल में पूजनीय मानते रहा, श्रेष्ठ मानते रहा। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। अब वह सैनिक में भाग लेने लगे थे तथा अब उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया था। गुप्त काल से पहले जो है धार्मिक अनुष्ठानों में शूद्रों और महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। कब? ये उत्तर वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही गुप्त काल हुआ तो ये लोग सेना में भाग लेने लगे और जो है रामायण, महाभारत या पुराण आदि सुनने का अधिकार भी मिल गया शूद्रों को। इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई। विशेष करके एक अछूत थे जो छुआछूत के शिकार हो रहे थे, चंडाल। इस चंडालों की संख्या बढ़ गई थी। ये हमेशा गांव के बाहर ही इसको बसाया जाता था और ये मांस का व्यापार करते थे। ये चंडाल जो होता था मांस का व्यापार करता था, जीव जंतुओं का, तो इस वजह से इसको गांव के बाहर बसाया जाता था। गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति के विषय में गिरावट आई। अब देखिए, जो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां पूजनीय थी, सम्मानजनक थी, वो उत्तर वैदिक काल में सभा में और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से वंचित कर दिया गया, रोक लगा दिया उत्तर वैदिक काल में। और उसके बाद क्या होता है कि मौर्यकालीन में भी गिरावट आई और फिर उसके बाद गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में एकदम गिरावट आ गई। इस काल में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। विधवाओं को हे दृष्टि से देखता था लोग। विधवा होने पर उसको अपने घर में या फिर नगर के बाहर वगैरह रखते थे, उसको मुंह ढक कर रखना पड़ता था, तो कोई श्रृंगार वगैरह नहीं कर सकती थी। ये दयनीय स्थिति थी। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन से प्राप्त अभिलेख 510 ईस्वी में भानुगुप्त के अभिलेख से मिलता है। यानी उस समय जो विधवा कोई भी बनती थी तो दयनीय स्थिति थी, लेकिन सती प्रथा गुप्त काल में ही प्रारंभ हो गया। सती प्रथा क्या है कि जब किसी महिला का पति एक्सपायर कर जाता था तो उसका पति के चिता पर भी उसको मरना पड़ता था। यदि वो स्वेच्छा से नहीं मरती थी तो क्या करता था, उसके चिता पर उसको फेंक दिया जाता था या जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा था। सोचिए क्या भयावह दृष्टि रहा होगा। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन था। यानी महिलाओं के सम्मान में गिरावट तो हुआ ही। जो पुरुष थे, पुरुष अपने समाज में वर्चस्व बनाकर रख चुके थे और बहुविवाह का प्रथा था। यानी एक ही व्यक्ति 4, 5, 10 जितना मर्जी हो उतना विवाह करते थे। और गुप्तकालीन धर्म जो है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म में गिरावट आई नहीं। इसके पहले जो है मौर्य काल तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म चरम सीमा पर तो था ही, लेकिन गुप्त काल आते आते बौद्ध धर्म में गिरावट आ गई। नए धर्म संप्रदाय भागवत का उदय हुआ। भागवत धर्म यानी भागवत धर्म, नए धर्म का यहीं से उदय होता है। मुख्य रूप से ये भागवत धर्म विष्णु से जुड़ा हुआ था। विष्णु की भक्ति से, भक्ति और अहिंसा था। यानी इसमें भक्ति करना है और अहिंसा करना है, हिंसा नहीं करना। भागवत धर्म का केंद्र विष्णु की पूजा था,
हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ और यहीं से हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। ये आप गुप्तकालीन भीतरगांव का मंदिर है, एक तरह से देख सकते हैं कि कितना डिजाइनिस्ट किया गया, कितने बढ़िया से किया गया। और मंदिर में कौन कौन भाग होते हैं ये सीटेट में बखूबी पूछता है, उसको हम अभी तुरंत जो है डिटेल करके बताएंगे कौन कौन सा भाग कहाँ है, गर्भगृह है, मंडप है। मूर्तियों को मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह में रखा जाता था। देखिए ये मंदिर है, एकदम सबसे अंदर में जो बीचों बीच होता था वो गर्भगृह कहलाता था। वो क्या कहलाता था? गर्भगृह कहलाता था। अब जैसे ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा के अंदर दीवार के किनारे यहाँ मूर्ति रखा जाता था, इसको कहा जाता था गर्भगृह, गर्भगृह कहा जाता था। और मंदिरों के सबसे ऊंचे बिंदु को कहा जाता था शिखर, इसको कहा जाता था शिखर। और इस मंदिर के बाहर यानी जो जहाँ मूर्ति है, जहाँ मूर्ति रखा गया वो क्या हो गया? गर्भगृह। और इसके बाहर बैठने का जगह होता था, इस जगह को कहा जाता था मंडप, इस जगह को कहा गया मंडप। मंडप में लोग क्या करते थे? इकट्ठे बैठकर कीर्तन भजन जो करना हो या पंचायती वगैरह जो करना हो करते थे। और इस मंदिर के चारों तरफ देख रही है, मंदिर के चारों तरफ जो है इसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था, प्रदक्षिणा पथ। अब थोड़ा सा सोचिए कि ये किसका कॉपी है? ये बौद्ध धर्म का कॉपी है। बौद्ध धर्म जो स्तूप था, स्तूप में भी यही था, प्रदक्षिणा पथ था, जो कि स्तूप के चारों ओर घूमने का जगह था। प्रदक्षिणा पथ को घेरा गया रेलिंग से, जिसे वेदिका कहा गया था। आप जब नए विचारों का आगमन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म देखे होंगे तो उसमें आप इस चीज़ को देखे होंगे, तो ये उसका नकल है। अब इसी जो हिंदू मंदिर बनने लगे तो इसका एकदम हूबहू नकल होने लगा और ये हो गया प्रदक्षिणा पथ। इस काल में मंदिरों में गर्भगृह, शिखर, मंडप तथा प्रदक्षिणा पथ बनाए जाते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शिखर क्या हो गया? मंदिर का सबसे ऊपर भाग। मंडप क्या हो गया? जहाँ सब लोग इकट्ठा होकर बैठते थे। गर्भगृह क्या हो गया? जहाँ पर मुख्य मूर्ति रखी जाती थी। और प्रदक्षिणा पथ क्या हो गया? मंदिर के चारों तरफ चक्कर या भ्रमण करने वाला। गुप्तकालीन धर्म के अंतर्गत जो है कई मंदिरों का निर्माण हुआ जो फेमस है, आज भी उनके अवशेष हैं, आज भी कुछ मंदिरों को जीर्णोद्धार भी कर दिया गया। पार्वती मंदिर ये नतना कुठार एमपी में है। विष्णु मंदिर ये तिगवा जबलपुर एमपी में है। शिव मंदिर ये भुमरा नागौद का एमपी में है। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ यानी झांसी यूपी में है। भीतरगांव मंदिर भीतरगांव कानपुर यूपी में है। क्वेश्चन पूछा था यहाँ से एक बार सीटेट में कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर एमपी में नहीं है? तो याद रखना होगा आपको, ये एमपी में 1, 2, 3 मंदिर हैं, चौथा कोई इनमें से दे देता है। तो इस तरह भी प्रश्न पूछा गया है। मूर्तिकला एवं चित्रकला। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मुख्यतः गुप्त काल में ही सर्वाधिक प्रचलित रूप से बनी, जिसमें विष्णु तथा शिव ज्यादा लोकप्रिय देवता थे। तो गुप्तकालीन में देवता कौन थे? विष्णु और शिव। अब वो मूर्ति बनाने लगे। जिस तरह बौद्ध धर्म में बौद्ध कालीन जब महायान और हीनयान 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, तो महायान वाले मूर्ति बनाकर गौतम बुद्ध का पूजा करने लगे। तो वही उसी का नकल यहाँ गुप्त काल में शिव और विष्णु की मूर्ति बनाकर होने लगा। शिव की मूर्तियाँ 2 रूपों में बनाई जाती थी, एक मानव रूप तथा लिंग रूप। जो शिव की मूर्ति है अभी भी देखिएगा मानव रूप में, यानी कहीं पर शिव का मानव रूप है, कहीं पर उसका लिंग आप लोग समझ रहे हैं कि लिंग का मतलब लिंग होता है। लिंग रूप में पूजा होती थी। ये शुरुआत कहाँ से हुई? गुप्त काल में हुई, गुप्त काल में हुई। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिंग जो मनुष्य यानी शिव के जो प्राइवेट पार्ट थे उनकी पूजा यहाँ से शुरू हुई। लेकिन आजकल के धार्मिक महात्माओं जब लोगों ने इसका जिक्र किया, लोग पढ़ने लिखने लगे, तो लोग अब लिंग का अर्थ समझने लगे। तो उन महात्माओं ने क्या किया? लिंग के स्वरूप और लिंग का अर्थ ही बदल दिया गया। और कई जगहों पर आप देखिएगा कि शिव का लिंग रहता है। इसके अलावे पार्वती की भी योनियों की पूजा होती है। यानी 2 रूप में लिंग और योनि का पूजा यहाँ से प्रारंभ होता है। चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं बाघ गुफा, अजंता की गुफा तथा बादामी गुफा। तो ये सब गुफा जो चित्रकारी हुआ है ये सब गुप्तकालीन है। अजंता के चित्र मुख्य धार्मिक विषयों पर आधारित है। मुख्यतः क्या है? ये धार्मिक विषयों पर आधारित है, जबकि बाघ
बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से लिए गए हैं। देखिए ये जो बाघ का गुफा है वहाँ लौकिक जीवन है। खजुराहो का मंदिर का आप अभी गूगल में आप सर्च कीजिएगा, खजुराहो का मंदिर वगैरह, वहाँ पर जो है लौकिक है। लौकिक का मतलब सेक्सुअल पोजीशन वगैरह है, तो वही सब चीज़ है। यह रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। यानी जो भी पेंटिंग्स बनाए गए हैं गुफाओं के चित्र के रंग 1500 साल बाद भी आज चमकदार है, और यह रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मुख्यतः गुप्त काल में ही सर्वाधिक प्रचलित थी। साहित्य का स्वर्ण काल, यानी गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जो गुप्तकालीन इतिहास है, गुप्त वंश में, गुप्त साम्राज्य में साहित्य का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया था। साहित्य, बहुत सारे साहित्य लिखे गए थे और लिखने की भाषा संस्कृत थी। ये याद रखिएगा, संस्कृत थी। इस काल में प्रशासन की भाषा भी क्या थी? संस्कृत थी, याद रखिएगा। साहित्य, कला, विज्ञान, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार व धार्मिक सहिष्णुता के कारण भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी स्वर्ण युग, क्लासिकल युग एवं पैराक्लिन युग कहा जाता है। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों में से एक है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा की चित्रित है। यानी ये जो कालिदास के हैं, विश्व में यदि 100 साहित्यिक कृतियाँ हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, तो उनमें से एक कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम भी आता है। ये एक तरह का नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इस काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी अत्यंत विकसित थी। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपना एक किताब लिखा था आर्यभट्टियम, वो संस्कृत भाषा में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुप्त काल में आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी और किस भाषा में लिखी गई? तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक संस्कृत में लिखे। इसमें उन्होंने सिद्धांत दिया कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। यानी पहला सिद्धांत आर्यभट्ट ने ही दिया कि यदि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, जिसके वजह से दिन और रात होता है। ज्योग्राफी में हम इसको बताए हैं डिटेल से। वृत्त की परिधि को मापने की विधि निकाली गई। वृत्त की परिधि, अब ये वृत्त की परिधि है, ये कितना है, इसको नापने का जो तरीका है वो आर्यभट्ट ने ही निकाला था, और उतना ही आज सटीक है, उतना ही आज एक्यूरेट है जितना उस समय वो निकाले थे। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा सूत्र। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में सूत्र को ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं आप लोग मैथ का छोटा छोटा चीज़ जो आप लोग 10th से पहले पढ़े थे वो याद है या नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी ने बराहमिहिर, ये जो है गुप्तकालीन चिकित्सक थे धन्वंतरी, बराहमिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ने। अब जो बराहमिहिर थे ये खगोल शास्त्री थे। इन्हें सिद्ध किया गया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब देखिए आर्यभट्ट ने सिद्ध किया गया अपने धुरी पर पृथ्वी घूम रही है, अपने धुरी पर पृथ्वी घूम रही है, और इसी पृथ्वी के चारों तरफ जो है चंद्रमा भी घूम रहा है, चंद्रमा भी घूम रहा है। और पृथ्वी में 2 गति, एक घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण गति। तो परिक्रमण, ये सूर्य के चारों तरफ भी पृथ्वी घूम रही है। तो ये उसी समय ये सब सटीक जानकारी हो चुकी थी। शून्य का सिद्धांत, दशमलव प्रणाली, शून्य का सिद्धांत। अब जैसे कि शून्य का खोज जो है भारत में ही हुआ था। अब 1 है, 10 लिखना है, 1000 लिखना है, तो शून्य लगाने से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर ये दशमलव प्रणाली नहीं, ये लिखना है तो दशमलव में। ये प्रणाली का विकास भी कहाँ हुआ था, गुप्तकालीन साम्राज्य में ही हो चुका था। गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं थी, लेखक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीडियो पॉज कर करके नोट कर लीजिए, ये आपको भविष्य में किसी भी तरह का एग्जाम में काम देगा। कालिदास की कृति है अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। तो ये कालिदास की फेमस कृति है, और यही अभिज्ञान शकुंतलम जो है विश्व की 100 कृतियों में से गिना जाता है इसके। दूसरा है विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। बाण भट्ट ने कादम्बरी, हर्षचरित,
हर्षवर्धन, इसके बाद हर्षवर्धन देखेंगे। पुस्तक को हम एक जगह इसलिए लिख दिए थे, ये तो शासक भी हुए, ये एक कवि भी थे, लेखक भी थे। तो इन्होंने 3 किताबें लिखी थी, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, भैरवी का किराता अर्जुनियम, अमर सिंह का अमरकोश, आर्यभट्ट ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, सब इसी का है, आर्यभट्ट का। ब्राह्महीर का पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता, 2 किताब है, ब्राह्महीर का पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, शूद्रक मृच्छकटिकम। तो ये गुप्तकालीन प्रसिद्ध कृति है, रचनाएं हैं जो किसी न किसी तरह से एग्जाम में पूछता है। गुप्तोत्तर काल, अब हम लोग देख लेंगे कि इस गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन जो 606 से लेकर 647 तक शासन किया था, इस बीच क्या होता है, गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था और छोटे छोटे कई वंश जो है वंशों का उदय होना शुरू हो गया था। इसमें से मुख्य था मोखरी वंश, मैत्रक वंश, पुष्यभूति वंश। तो इस पुष्यभूति वंश को ही देख लेते हैं हम लोग। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिला के थानेश्वर नामक स्थान पर की थी। ये जो पुष्यभूति वंश की शुरुआत हुई थी, हरियाणा का एक जिला अभी भी अंबाला है, वहाँ पर थानेश्वर है, वहाँ से शुरू किया। इसके समय के आरंभिक इतिहास की जानकारी हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट ने एक किताब लिखी थी हर्षचरित। इसी हर्षचरित से हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री हुएनसांग, चीनी यात्री इसके दरबार में आए थे, चीनी यात्री हुएनसांग किसके दरबार में आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में। और हुएनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो उसके जीवनी में और जो सीयू की है, यानी हुएनसांग की कृति क्या है, सीयू की। हुएनसांग, इसको स्वयं तसांग भी, देखिए एनसीईआरटी में, आपका एनसीईआरटी में ये नाम नहीं है, ये नाम है स्वयं तसांग। तो ये भी याद रखिएगा, जब सीटेट में भी कभी कभी ये स्वयं तसांग ही देता है। तो ये 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके पहले जो थे वो फाहियान थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और 15 साल तक यहाँ पर रहे थे। अब ये हुएनसांग भी 629 से 645 तक रहे थे, भारत में रहा। वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय विश्वविख्यात था, वहीं पर ये पढ़ने आए थे। और जाते समय भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। अपने साथ कई सारी मूर्तियां, अलग अलग, सोने हो, चांदी हो, लकड़ी का हो, चंदन की लकड़ी का हो, वो बुद्ध की मूर्ति, और फिर 600 से अधिक लिपियां, जो पांडुलिपियां हाथ से लिखा गया था, उसको वो लेकर चीन की ओर प्रस्थान कर गया था। हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। ये इसके पिता जो थे, इसके पिता की मृत्यु के बाद इसका बड़ा भाई था, वो शासक बना, राजा बना, लेकिन उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। तो फिर ये हर्षवर्धन जो है राजा बनता है और थानेश्वर का राजा बन जाता है। हर्षवर्धन के बहनोई कन्नौज के शासक थे। देखिए, ये हर्षवर्धन का जो जीजाजी थे, ये कन्नौज के शासक थे। और कन्नौज के शासक होने के कारण जो बंगाल के एक शासक थे शशांक, उस शशांक ने क्या किया, कन्नौज पर हमला बोल दिया। और जो शशांक ने क्या किया, इनके जीजाजी को मार दिया और मारकर राज्य को हथिया लिया। तब क्या किए, यही हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज भी बनाई बाद में, उसको पराजित करके। जब बंगाल के शासक ने उन्हें बनोई को मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। हर्ष ने क्या किया, कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। बाद में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मगध और बंगाल को जीतकर जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की। देखिए, ये जितने भी राजा गुप्त वंश के थे, अधिकतर नर्मदा नदी तक ही, दक्षिण में शासन अलग चल रहा था। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत के शासक को ही पढ़ेंगे। तो ये जब नर्मदा नदी को पार करके सोचा कि हम दक्षिण विजय की ओर जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, इसकी मुलाकात, इसकी लड़ाई नरेश यानी जो थे ये पुलकेशिन द्वितीय, ये 630 ईस्वी में उसने क्या किया, इसी हर्षवर्धन को रोक दिया। और ये ऐहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, इस रवि कीर्ति ने ही ये ऐहोल अभिलेख में जिक्र किया
कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। क्यों? कि यहाँ पर उसको हार की मुंह देखनी पड़ी। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसने पर भट्टारक तथा उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की थी। उत्तर भारत में तो खैर इसका जोड़ नहीं था, पूरे उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर अधिकार तो कर ही लिया। इसके अलावे जो है पर भट्टारक और उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण किए थे। किसने? हर्षवर्धन ने। हर्ष का साम्राज्य थानेश्वर से लेकर दक्षिण में, थानेश्वर से लेकर दक्षिण में, ये थानेश्वर था हरियाणा, और दक्षिण में कहाँ? नर्मदा नदी तट तक, तथा पूर्व में गंजाम, ये गंजाम था उड़ीसा में, गंजाम उड़ीसा में था। पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में बलहई तक यानी गुजरात तक उसका शासन फैला हुआ था। उत्तर में कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों में उसका शासन था। ये कश्मीर उसके क्षेत्र में नहीं था, कश्मीर उसके क्षेत्र में नहीं था। बाकी जो उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र थे सब पर उसका अधिकार हो चुका था। हर्ष ने कश्मीर शासक से बुद्ध के जो दंत थे उनके अवशेष को बलपूर्वक प्राप्त किया था। बलपूर्वक प्राप्त करके फिर उसके एक स्तूप भी बनाए थे। वह महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था। इसके अलावा विष्णु एवं शिव को भी मानता था। यानी जो हर्षवर्धन थे ये महायान बौद्ध धर्म के उपासक थे, जिसमें मूर्ति पूजा बुद्ध धर्म का होता था। इसके अलावा विष्णु और शिव को भी मानते थे। इसके शासनकाल में भी टैक्स 1/6 बना रहा, 1/6 बना रहा। हर्षवर्धन एक कवि एवं नाटककार था। उसने 3 जो आपको पुस्तक वाला लिस्ट में दिखाए थे, 3 नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक नाटकों की रचना संस्कृत में की थी। किस भाषा में? संस्कृत में की थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागदशक और जो है नागानंद और प्रियदर्शिका, ये किस भाषा में रचना किए हैं? तो संस्कृत भाषा में। हर्षवर्धन का राजकवि बाणभट्ट थे, जिसने हर्षचरित, कादंबरी और पार्वती परिणय की रचना की थी। तो जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कौन? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट की प्रसिद्ध कृति हर्षचरित थी। इसके अलावा वो कादंबरी, पार्वती परिणय जैसे पुस्तक की रचना की थी। गुप्तोत्तर काल में सामंती व्यवस्था का विस्तार हुआ। देखिए ये सामंती व्यवस्था चल तो रहा था पहले से ही। सामंती व्यवस्था क्या होता था कि जैसे कि एक तरह से कहें कि नेटवर्किंग। अब जैसे राजा है, राजा को किसी से युद्ध करना है, तो सामंतवादी व्यवस्था में सामंत लोग क्या करते थे कि अपने पास सेना हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, हथियार हुआ, ये सब रखते थे। और जैसे रखते थे तो इसके अलावे क्या करते थे, उस क्षेत्र को भी दे दिया जाता था कि तुम अपना भरण पोषण भी करो और टैक्स वगैरह, कर वगैरह भी उठाओ। जब युद्ध होता था तो इसी सामंतों से मदद ली जाती थी। तो ये सामंती व्यवस्था, सामंत ऐसे व्यक्ति होते थे जो सेना, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही, सेना नायक रखते थे। वक्त पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता उपलब्ध कराते थे। राजा द्वारा उन्हें नियमित वेतन न देकर क्या करता था? भूमि दान दिया करते थे। अब आइए हम लोग गुप्त काल और हर्षवर्धन से जुड़े हुए सी-टेट प्रीवियस ईयर MCQs देख लेते हैं। यदि आप वीडियो को ईमानदारी पूर्वक देखे होंगे तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? दक्षिणापथ, जैसे कि आप वीडियो में देखे होंगे कि उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया थे और दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया था। तो जो 12 शासक थे उसके लिए क्या नियम था? उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह उसे किया। ये तो नहीं देखे थे हम लोग। वह उपहार आदि लाते थे, उसके आदेश का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। ये भी नहीं करते थे। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। ये क्या किए? एक नीति चलाए कि जो दक्षिणाधिपति यानी दक्षिण के शासक थे वो हारने के बाद अधीनता स्वीकार कर लिए। जब समुद्रगुप्त के आगे अधीनता स्वीकार कर लिया
तो वो क्या किए, समुद्रगुप्त उसको स्वतंत्र रूप से बोला कि तुम शासन चलाओ लेकिन मेरे अधीन में रह कर रहना है। तो उन्होंने क्या किया, हार स्वीकार कर ली। कौन, जो 12 राजा थे, इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। दूसरा है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? पौधों और खनिजों, स्लेट, पशु अंगों के अवशेषों, ग्रेफाइट। वो लोग रंग जो बनाया गया है अजंता गुफा में पौधा और खनिज से, यानी पौधे के अवशेष और खनिजों से रंग बनाकर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? तो आपको पहले ही बताए थे, वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इस भाषा में, संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी गई? प्राकृत, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पांचवा प्रश्न सुमेलित वाला है, ध्यान से देखिएगा। पुस्तक वाला बोले थे, पूछा हुआ है। एक तरफ किताब है, दूसरे तरफ लेखक है। तो मेघदूत, मेघदूत के रचनाकार कालिदास, हर्षचरित बाणभट्ट, आर्यभट्ट नियम आर्यभट्ट ने, सुश्रुत संहिता सुश्रुत। बहुत आसान है, थोड़ा एक दो था जो नहीं जानते थे। तो मेघदूत देखिए, एक आचार तो एक ही में है, सब होगा वही सब मैचिंग कर लीजिएगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी यही विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? शकों को हराने के बाद इन्होंने शकारी विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। शकारी यानी शक को हरा, शक हारी, इस तरह से शब्द बना, जो शकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्रा। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। अगला प्रश्न है, गर्भगृह है। देखिए, मंदिर वाला जो डिजाइन था वो बताए थे आपको, यही वाला है, गर्भगृह है। मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना, शीर्ष पर बनी उसको शिखर कहा जाता था। मंदिर के अंदर का एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, उसको कहा जाता था मंडप। मंदिर के केंद्र में रखा गया एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा तो नहीं था, क्या रखा गया था? मूर्ति या देवी देवता। एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी, उसको कहा जाता था क्या? गर्भगृह। अगला है, वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त। तो हर्षवर्धन, हो से हर्षवर्धन, हो से वैनसांग। अगला प्रश्न है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था ग्राम भोज का, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, मंडप। क्या कहा जाता था? मंडप। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। मिलते हैं किसी फिर एक और नए महत्वपूर्ण ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।